प्रश्न उठता है कि आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि। जैसे कि मैं कह रहा हूँ, अभी बोला कि मनुष्य जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं उनका मुख्य उद्देश्य होता है आर्थिक समृद्धि करना या मनुष्य की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना। जब आवश्यकताएं पूरी होंगी तो विकास अपने आप होगा ना। तो पहले के जो क्लासिकल अर्थशास्त्री थे वो मानते थे कि आर्थिक समृद्धि आर्थिक विकास दोनों एक ही है, या इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक ही चीज़ है, उसमें अलग अलग कुछ नहीं है। ठीक, जो अर्थशास्त्री आते गए, नए नए विचार देते गए, तो उनमें फिर मतभेद होना प्रारंभ हो गया कि जो आर्थिक समृद्धि अलग चीज़ है, आर्थिक विकास अलग चीज़ है। तो इसलिए उन्होंने एक नया पेपर ही कंसेप्ट हो गया कि आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब इसमें चैप्टर में तुम लोग देखोगे कि तमाम प्रकार के मॉडल हैं, जो सिद्धांत दिए गए हैं इसमें मुख्य रूप से वो मॉडल हैं। मॉडल का मतलब कि इसमें ये बताया गया कि जैसे हम अभी पढ़ेंगे कि आर्थिक समृद्धि क्या है, आर्थिक विकास क्या है। ठीक, आर्थिक समृद्धि क्यों जरूरी है, गरीबी क्या है, असमानता क्या है ना, उसके बाद फिर उससे कैसे निपटा जाए। मुख्य समस्या जो होती है वो क्या होती है, जैसे तुम लोग पढ़े होगे डेवलपमेंट कंट्रीज, अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज ना, डेवलपिंग कंट्रीज, विकसित अर्थव्यवस्था, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था, सारी चीज़ें पढ़ चुके हो। तो ऐसी अर्थव्यवस्थाएं जहां विकास नहीं हुआ, अब उनका विकास कैसे किया जाए, आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास का मतलब क्या है, क्यों दोनों में क्या अंतर है। ठीक, तो मैं जैसे पहले बताया कि आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास, जो क्लासिकल अर्थशास्त्री थे वो मानते थे कि दोनों में कोई अंतर नहीं है, वो एक ही टर्म, दोनों को एक ही सेंस में यूज करते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास का कंसेप्ट बदलता गया। तो इसलिए माना जाता है कि आर्थिक समृद्धि एक अलग चीज़ है और आर्थिक विकास एक अलग चीज़ है। तो अब प्रश्न उठता है क्या है आर्थिक समृद्धि, क्या है आर्थिक विकास। जैसे उसमें क्वेश्चन बना दे कि आर्थिक समृद्धि से आप, आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास से आप क्या समझते हैं, दोनों में अंतर कीजिए, या आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास के मापक कौन कौन से हैं इसको समझाइए। ठीक, इस तरह क्वेश्चन बनेंगे जब बनेंगे इससे। तो आर्थिक समृद्धि को अगर हम परिभाषित कर दिया कह सकते हैं कि किसी देश, अगर दो शब्दों में कहें कि आर्थिक समृद्धि क्या है, आर्थिक विकास क्या है, तो एकदम सिंपल शब्द ये हैं कि आर्थिक समृद्धि एक क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है। क्वांटिटेटिव मतलब मात्रात्मक पहलू है। ठीक, आर्थिक समृद्धि एक मात्रात्मक पहलू है और आर्थिक विकास एक गुणात्मक पहलू है, मतलब क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है। तो मात्रात्मक और गुणात्मक में अंतर होता है। ठीक, मात्रात्मक का मतलब एक ट्रक अगर हमारे पास कूड़ा हो, महोबा का जो कूड़ा उठाती है गाड़ी, एक ट्रक कूड़ा हो और एक छोटा सा हीरा का टुकड़ा हो, तो उसमें दोनों में कौन सा इंपॉर्टेंट होगा, हीरा का टुकड़ा। तो वो क्वालिटी है। ठीक, और जो एक ट्रक कूड़ा है वो क्या है, क्वांटिटी है। क्योंकि एक ट्रक कूड़े से किसी का भला नहीं हो सकता, लेकिन एक छोटे से टुकड़े से उसका कई लोगों को भला हो सकता है ना। तो इसी कहते हैं मात्रात्मक और गुणात्मक। तो आर्थिक समृद्धि को माना जाता है कि एक मात्रात्मक पहलू है। इसमें ये माना जाता है कि जब किसी कब कहेंगे किसी देश की आर्थिक समृद्धि हो रही है या किसी व्यक्ति की आर्थिक समृद्धि हो रही है, जब किसी देश की राष्ट्रीय आय, जैसे तुम लोग सेकंड सेमेस्टर में पढ़े थे, नेशनल इनकम पढ़े थे ना, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी ना, पर कैपिटा इनकम। तो ये क्या था, आर्थिक समृद्धि के एक प्रकार का, जब हम कहते हैं कि जैसे कि तुम लोग सुनोगे, समाचार में सुनोगे या न्यूज़पेपर में पढ़ोगे, तो उसमें ये दिखाता है कि भारत की आर्थिक या जीडीपी 5% से बढ़ रही है, या जीडीपी 9% से बढ़ रही है, या जीडीपी 8% से बढ़ रही है। ऐसे सुनाई देता है कि नहीं, पढ़ते हो कि नहीं न्यूज़ में। तो इसका मतलब ये कि जो हमारे देश की राष्ट्रीय आय है, नेशनल इनकम है, उसमें वृद्धि हो रही है। तो नेशनल इनकम वृद्धि हो रही है तो अच्छी बात है, राष्ट्रीय आय बढ़ रही है, तो इसका मतलब देश की आर्थिक समृद्धि हो रही है। ठीक, जैसे मान लो किसी व्यक्ति की पर कैपिटा इनकम मतलब प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय जब बढ़ती है तो अच्छा माना जाता है ना, कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है तो इसका मतलब व्यक्ति अच्छा कमा रहा है, अच्छा खा रहा होगा। तो अगर किसी देश की जीडीपी, जीएनपी
और पर कैपिटा इनकम में वृद्धि होती है तो ये माना जाता है कि आर्थिक समृद्धि हो रही है। ठीक, तो पहले माना जाता था कि जब जीडीपी बढ़ रही है, जीएनपी बढ़ रही है, पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है तो इसका मतलब देश विकास कर रहा है ना, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि जीएनपी क्या होती है, जीडीपी क्या होती है, पूरे देश का एक वर्ष का उत्पादन होता है ना, उसका मूल्य होता है, मौद्रिक मूल्य। इसी तरह पर कैपिटा इनकम क्या होती है, प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, प्रति व्यक्ति आय मतलब पूरे राष्ट्र की आय, पूरे देश की इनकम से जनसंख्या का भाग दे देते हैं। ठीक, तो ये तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई ना, क्योंकि हो सकता है कि मान लो अडानी अंबानी 2-3 लोगों की इनकम हजारों करोड़ रुपए में है ना, लेकिन और उसको हम भाग दे रहे हैं सब पूरी जनसंख्या से, तो उससे क्या फ़ायदा? नहीं, वो तो मान लो हमारी 100 रुपये इनकम है, ठीक, मान लो हम 1000 रुपये महीने कमाता हूँ मैं, ठीक, लेकिन देश की इनकम जो पर कैपिटा इनकम है वो दिखा रहा है कि 50,000 मंथली है लोगों की ना। जब देखोगे आंकड़े आते हैं कि 3 लाख रुपए सालाना है या 4 लाख रुपए सालाना है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि देश की मान लो कि 100 करोड़ आबादी है और 1000 करोड़ रुपए नेशनल इनकम है, तो इस 100 करोड़ से हम भाग दे रहे हैं, तो जो निकल रहा है वही क्या बच रहा है, वही पर कैपिटा इनकम हो जा रही है। लेकिन इसमें सभी लोग समाहित तो नहीं हैं, इसमें तो अमीर भी सम्मिलित है, गरीब भी सम्मिलित है ना, तो अमीरों की इनकम ज़्यादा है। जैसे माना जाता है, कई रिपोर्ट आती हैं कि जो देश की कुल जनसंख्या का 1-2% लोगों के पास देश की 70-80% संपत्ति है। ऐसा देखा भी जाता है कि एक शहर में किसी के पास करोड़ों अरबों रुपए हैं ना, किसी के पास 500 बीघे ज़मीन है तो किसी के पास 1 बीघे नहीं है, किसी के पास 10 लाख का महीना आता है, किसी के पास 1000 का भी नहीं आता ना। तो इसका मतलब कि ये कंसेप्ट एग्जैक्ट आंकड़े प्रस्तुत नहीं करता देश की तरक्की का या देश के विकास का। क्यों? क्योंकि ये तो सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू दिखा रहा है, वास्तविक स्थिति को नहीं दिखा रहा। क्यों नहीं दिखा रहा? क्योंकि इसमें जो ये देश की इनकम है, इसमें जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, बड़े बड़े लोग हैं, सबकी इनकम सम्मिलित है, और हम इसमें गरीबों को विभाग कर दिए, भाग दे दिए। तो इसका मतलब कि एक्चुअल स्थिति का हमें पता नहीं चल पा रहा कि क्या है वास्तव में स्थिति, कितनी है लोगों की इनकम। ठीक, तो इसलिए माना जाता है कि अगर जीडीपी बढ़ रही है या जीएनपी बढ़ रही है या पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, तो हम यह नहीं कह सकते कि देश का विकास हो रहा है। इसका दूसरा पहलू भी हो सकता है, दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो। जैसे मान लो कि तुम लोग इन्फ्लेशन पढ़े हो ना, मुद्रास्फीति ना। जैसे मान लो कि इस महीने तुम्हारी इनकम 100 रुपये थी, ठीक, ये पेन 10 रुपये का था, कितने पेन मिलेंगे? 10। अब मान लो तुम्हारी इनकम बढ़ के 200 रुपये हो जाए और इस पेन की कीमत 20 रुपये हो जाए, तो कितने मिलेंगे पेन? 10 मिलेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? कोई फायदा हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इनकम तो हमारी बढ़ गई, सबको दिख रहा है कि 200 रुपये महीने पाने लगे, लेकिन पीछे से कीमत भी बढ़ गई, तो उसका इनकम बढ़ने का कोई फ़ायदा हुआ? नहीं हुआ। अगर यही होता कि 200 बढ़ गई और ये 10 रुपये का ही है, तब हमें कितने पेन मिल जाते? 20 पेन मिल जाते, तब हमें लगता कि हाँ हम आप फ़ायदे में, हमारा विकास हो रहा है। मतलब ये तो एक एग्जाम्पल है, ये रोटी कपड़ा मकान सब चीज़ में लागू होता है कि मतलब सैलरी बढ़ रही है लेकिन इन्फ्लेशन हो रहा है, कीमत बढ़ रही है वस्तुओं की, तो हमारी जो एक्चुअल सैलरी है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा और हम ज़्यादा कंजम्पशन नहीं कर सकते, उस बढ़े हुए पैसे से हम ज़्यादा चीज़ें उपभोग नहीं कर सकते। तो इसलिए माना जाता है कि पर कैपिटा इनकम या जीएनपी, जीडीपी आर्थिक समृद्धि के सही सूचक नहीं है। ये नहीं कह सकते कि अगर जीडीपी बढ़ रही है, जीएनपी बढ़ रही है तो आर्थिक विकास हो रहा है। हम यह कह सकते हैं कि आर्थिक समृद्धि हो रही है। ठीक, इसीलिए माना जाता है कि जो आर्थिक विकास है वो एक क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है। मतलब कहने का कि आर्थिक विकास तब कहेंगे जब व्यक्ति में क्वालिटेटिव डेवलपमेंट हो। जैसे गरीबी कम हो जाए देश में, असमानता कम हो जाए, लैंगिक विषमता दूर हो जाए,
लड़की लड़के का भेदभाव खत्म हो जाए, सब बराबर पढ़ने वाले हो जाएं, सभी लोगों को शिक्षा प्राप्त हो जाए, सभी लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त हो जाएं, जातिगत जो भेदभाव है वो समाप्त हो जाए, धार्मिक असमानताएं वो समाप्त हो जाएं, तब हम कहते हैं कि देश विकास कर रहा है या देश विकसित हो गया है। विकासशील और विकसित देश में यही तो अंतर होता है। वहाँ सब बराबर हैं, गरीबी कम है, बेरोजगारी कम है, असमानता कम है ना। तो ये सारी चीज़ें अगर कम हो जाती हैं तभी हम कहेंगे कि किसी देश का आर्थिक विकास हो रहा है। आर्थिक विकास एक बहुआयामी परिकल्पना है, इसलिए उसमें कहा जाता है मल्टी डायमेंशनल अप्रोच। क्यों? क्योंकि उसमें सारी चीज़ें समाहित हैं। आर्थिक विकास सिर्फ एक पहलू को ध्यान नहीं देता, अर्थ से संबंधित नहीं है, वो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक सारी चीज़ों को समाहित करता है। क्यों? क्योंकि अगर किसी क्षेत्र कोई भी पहलू छूट जाएगा तो व्यक्ति का विकास बाधित होता है ना। तो इसलिए माना जाता है कि अगर आर्थिक विकास को प्राप्त करना है तो उसके लिए अलग मापक या सूचक बनाए जाएं और उन्हीं के माध्यम से यह तय किया जाए कि कौन सा देश विकास कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा। ठीक, तो जैसे अब यहाँ सवाल उठता है कि आर्थिक समृद्धि के मापक कौन कौन से हैं या आर्थिक विकास के मापक कौन कौन से हैं। ये तो क्लियर हो गया ना कि आर्थिक समृद्धि क्या है और आर्थिक विकास क्या है। आर्थिक समृद्धि का मतलब, आर्थिक समृद्धि मात्रात्मक को दिखाती है कि मतलब पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है कि नहीं, प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है कि नहीं, सकल घरेलू उत्पाद बढ़ रहा है कि नहीं, राष्ट्रीय आय बढ़ रही है कि नहीं। तो अगर ये बढ़ रहे हैं मतलब जीएनपी, जीडीपी, पर कैपिटा इनकम, ये सारी चीज़ें अगर ग्रोथ बढ़ रही हैं तो ये माना जाएगा कि किसी देश की ग्रोथ हो रही है। ठीक, लेकिन अगर ये नहीं बढ़ रही तो हम ये मानेंगे कि देश समृद्धि नहीं कर रहा। ठीक, लेकिन इनके बढ़ने के बावजूद हम यह नहीं कह सकते कि देश आर्थिक विकास कर रहा है। कब कहेंगे आर्थिक विकास हो रहा है? जब उससे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, गरीबी, असमानता, जातिगत असमानता, लैंगिक असमानता, धार्मिक असमानता, जितनी भी कुरीतियाँ हैं वो धीरे धीरे समाप्त हों, तब हम मानेंगे कि आर्थिक विकास देश का हो रहा है। और यही जब तुम लोग पढ़ोगे अल्प विकसित देश या विकसित देश में क्या अंतर है, विकासशील देश में क्या अंतर है, तो यही सारी चीज़ें आती हैं वहाँ पर। मतलब कि अल्प विकसित देश में क्या रहता है, गरीबी की प्रधानता रहती है, असमानता रहती है, अशिक्षा रहती है, जागरूकता का अभाव होता है, धार्मिक भेदभाव होता है, जातिगत असमानता होती है ना, बीमारी ज़्यादा होती है, हॉस्पिटल की सुविधा कम होती है। तो ये सारी जितनी कृषि की प्रधानता होती है, तो जितने भी एस्पेक्ट होते हैं ये सारी विशेषताएं किस देश की होती हैं? विकासशील देश की या अल्प विकसित देश की। और दूसरी तरफ अगर देखें विकसित देश की कौन कौन सी विशेषता हो जाएंगी, तो यही को उल्टा कर दोगे कि वहाँ पर रोजगार, सभी लोगों को रोजगार होता है, पर कैपिटा इनकम भी ज़्यादा होती है, शिक्षा का उच्च स्तर होता है, जातिगत असमानता, धार्मिक असमानता कम होती है, जो भेदभाव हैं वो कम होते हैं, भ्रष्टाचार कम होता है। ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये विकसित देश की विशेषताओं में आते हैं ना। तो जब विकास के जो इंडिकेटर को माना गया, जैसे कि मैं अभी बता रहा हूँ कि जैसे जैसे समय बीतता गया उसके लिए भी थ्योरी डेवलप की गई कि कैसे कहेंगे कि कोई देश विकास कर रहा है। ठीक, तो सबसे पहले अगर हम लोग माने कि विकास के मापक कौन कौन से हैं, तो उसमें 1970 में एक आया था बेसिक नीड अप्रोच। बेसिक नीड अप्रोच उसको कहते हैं हिंदी में आधारभूत आवश्यकता प्रत्यागम। 1970 में विश्व बैंक ने एक कंसेप्ट दिया था आधारभूत आवश्यकता प्रत्यागम, जिसके माध्यम से उन्होंने ये बताया कि मनुष्य की जो आधारभूत आवश्यकताएं हैं अगर वो पूरी हो जा रही हैं तभी हम कहेंगे कि किसी देश का विकास हो रहा है। ठीक, कौन दिया था? विश्व बैंक ने। कब दिया था? 1970 में। ठीक, तो उसमें इसको कहते हैं बेसिक नीड अप्रोच, मूलभूत, आधारभूत या मूलभूत आवश्यकता प्रत्यागम। आधारभूत आवश्यकता प्रत्यागम 1970 में आया। किसने दिया? विश्व बैंक ने। उसमें ये माना गया कि अगर मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है तो हम यह कहेंगे कि देश विकास कर रहा है। ठीक,
फिर एक दूसरा कंसेप्ट आया PQLI, इसे कहते हैं PQLI इंडेक्स। अगर इसको हिंदी में कहें, जीवन का भौतिक गुणवत्ता सूचकांक। जीवन का भौतिक गुणवत्ता सूचकांक। इंग्लिश में क्या होगा? फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, ये जीवन का भौतिक गुणवत्ता सूचकांक को सबसे पहले दिया था एक अर्थशास्त्री का नाम था टिनवर्जन। इसको टिनवर्जन ने दिया था, लेकिन इसको विकसित करने का जो श्रेय जिसे जाता है वो है मॉरिस। इसमें इन्होंने 2-3 चीज़ें ली, जिसके माध्यम से एक इंडेक्स बनाया और ये माना कि अगर इस इंडेक्स में सुधार हो रहा है तो ये माना जाएगा कि किसी देश का विकास हो रहा है। ठीक, तो इसमें इन्होंने मुख्य रूप से 3 कि आर्थिक विकास तब हम कहेंगे जब किसी देश की जीवन प्रत्याशा बढ़ रही हो या लाइफ एक्सपेक्टेशन बढ़ रहे हो। जीवन प्रत्याशा क्या होती है? किसी एक व्यक्ति के मरने की प्रत्याशित आयु, मतलब एक प्रकार के एवरेज प्रत्याशित आयु कि इस देश में 70 साल तक लोग जीते हैं एवरेज, या 65 साल तक जीते हैं, या 60 साल तक जीते हैं, या 50 साल तक जीते हैं। तो जिस देश में जीवन प्रत्याशा अधिक होगी, इसका मतलब वो देश विकास कर रहा है। क्यों जीवन प्रत्याशा क्यों अधिक होगी, क्यों कम होगी? ये तो आदमी कह देगा भगवान की देन है, पता नहीं कब कौन मर जाए ना। लेकिन ये एक साइंस की उसमें अगर हम जाएं तो ये माना जाता है कि अगर अपने देश की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं सही हैं, अगर देश में पोषण का स्तर सही है, पोषण का स्तर समझ रहे हो, कहते हो ना कुपोषण है, कुपोषित हो गया है आदमी, तो कुपोषित का मतलब अगर व्यक्ति सही से खान पान नहीं पाता, सही से अगर उसकी परवरिश नहीं होती तो व्यक्ति कुपोषित हो जाता है। जब व्यक्ति कुपोषित हो जाता है तो फिर आगे चल के उसकी जो लाइफ एक्सपेक्टेशन है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इसी तरह और भी कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि अगर आर्थिक समस्याएं रहती हैं तो लोग टेंशन में रहते हैं तो जल्दी चल बसते हैं ना। तो अगर लाइफ जीवन प्रत्याशा, इसका मतलब अगर तुम्हारा सब कुछ अच्छा चल रहा है, कुपोषण नहीं है, और अगर बीमारी है तो अच्छे हॉस्पिटल मिल जा रहे हैं, सस्ते हॉस्पिटल मिल जा रहे हैं, सस्ती दवाएं मिल जा रही हैं, तो इसका मतलब कि विकास हो रहा है ना। तो इसलिए उन्होंने माना कि अगर किसी देश में जीवन प्रत्याशा अधिक है तो वो एक उसका इंडिकेटर है कि देश का डेवलपमेंट हो रहा है या विकास हो रहा है। ठीक, इसी तरह उन्होंने दूसरा लिया शिशु मृत्यु दर, इन्फेंट मर्टिलिटी रेट। क्या होता है शिशु होता है 0 से 1 वर्ष तक का बच्चा। जब बच्चा पैदा होता है तो 1 वर्ष तक जब वो रहता है तो उसको कहते हैं शिशु। 1 से 5 वर्ष तक का होता है तो उसको कहते हैं बालक। तो इसमें तुम लोग पढ़ोगे कभी कि शिशु मृत्यु दर का भी कंसेप्ट आता है, बाल मृत्यु दर का भी कंसेप्ट आता है। इसी तरह तुम लोग पढ़ोगे मातृ मृत्यु दर, जो बच्चे प्रसव के दौरान महिलाओं की मृत्यु होती है तो उसको कहते हैं मातृ मृत्यु दर। ठीक, तो शिशु मृत्यु दर अगर ज़्यादा है किसी देश में, मतलब कि 1000 बच्चे पैदा हुए, उसमें से 100, 200, 300 ख़त्म हो गए पैदा होते ही 1 साल के अंदर, तो उसके क्या कारण हो सकते हैं? उसके भी कई कारण हो सकते हैं। उसके जैसे कि आप तो अपने देश में, अब जैसे हम लोग जो देख रहे हैं ये जनरेशन में कि बच्चे अब हॉस्पिटल में पैदा होते हैं ना मैक्सिमम, लेकिन पहले क्या होता था, घर में पैदा होते थे, तो उसमें तमाम प्रकार की समस्याएं होती रही होंगी, तमाम प्रकार की चुनौतियां रही होंगी, तमाम प्रकार की समस्याओं से जूझना पड़ता रहा होगा। इसलिए हो सकता है कि उसमें कुछ कमियां रह जाती रही हों और बच्चा मर जाता था ना। तो शिशु मृत्यु दर अगर कम है, इसी तरह मातृ मृत्यु दर भी होती है। मातृ मृत्यु दर मतलब महिला जो बच्चे की माँ है वो ख़त्म हो जाती है। तो इसका क्या, ये इसका सब कारण यही है कि हमारे देश में स्वास्थ्य सुविधाएं सही नहीं हैं,
या जो स्वास्थ्य या उनके लिए जो खान पान की व्यवस्था है, या जो बच्चा कुपोषित हो रहा है 1 साल में, उसको सही से जो जितना पोषण चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। तो अगर ये सारी चीज़ें हैं तो इसका मतलब कि अब विकास नहीं हो रहा। और अगर ये चीज़ें में वृद्धि हो रही है, शिशु मृत्यु दर में कमी आ रही है, मतलब कि शिशु मृत्यु दर जैसे जैसे कम होगी तो इसका मतलब कि अपने देश की स्वास्थ्य सुविधाएं या खान पान या कुपोषण की सुविधाएं समस्या नहीं है, सारी समस्याओं का समाधान हो रहा है और देश विकास कर रहा है। ठीक, ये समझ में आया। इसी तरह प्राथमिक साक्षरता या प्राइमरी लिटरेसी इंडेक्स उन्होंने निकाला था, जिसे कहते हैं प्राइमरी लिटरेसी इंडेक्स। उन्होंने कहा कि अब हमें ये देखना चाहिए कि किसी देश की जो जनसंख्या है वो क्या प्राइमरी लेवल की एजुकेशन उसे प्राप्त हो रही है कि नहीं हो रही। अगर प्राइमरी एजुकेशन हो रही है तो इसका मतलब है कि शिक्षा व्यवस्था हमारे देश की सही हो रही है। अगर प्राइमरी एजुकेशन नहीं मिल पा रही है या मिडिल एजुकेशन नहीं मिल पा रही है तो इसका मतलब कि हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था सही नहीं है या उसकी कुछ खामियां हैं। तो उन्होंने इन तीनों के आधार पर एक इंडेक्स बनाया और इस इंडेक्स के जो पूरे विश्व में जो रैंकिंग दी जाती थी उसके माध्यम से बताया कि कौन सा देश विकसित देश है, कौन सा देश अल्प विकसित देश है, कौन सा देश विकास कर रहा है, कौन सा देश अभी पीछे है। ठीक, ये समझ में आ गया। ये तो अभी 70-80 के दशक में चल रहे थे हम लोग। फिर 1990 का दशक आता है। 1990 में एक वैश्विक स्तर पर परिवर्तन आया। उसमें एक यूनाइटेड नेशंस है, सब लोग जानते हो, संयुक्त राष्ट्र संघ ना। संयुक्त राष्ट्र संघ की एक एजेंसी है जिसका नाम है यूएनडीपी। यूएनडीपी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम 1990 में एक रिपोर्ट जारी करती है जिसको कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI, मानव विकास सूचकांक। ठीक, तो यहाँ से विकास का कंसेप्ट एकदम चेंज हो जाता है। अब यहाँ से माना जाता है कि विकास तभी माना जाएगा जब मानव का विकास हो रहा हो, इसीलिए उसका नाम दिया गया मानव विकास सूचकांक। अब मानव का विकास क्या है? मानव का विकास वही है कि उसकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी होनी चाहिए, उसकी सामाजिक स्थिति भी अच्छी होनी चाहिए, उसकी राजनैतिक स्थिति भी अच्छी होनी चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने एक सूचकांक बनाया जिसे कहते हैं HDI। ठीक, मानव विकास सूचकांक का जो कंसेप्ट था वो एक पाकिस्तान का अर्थशास्त्री था महबूबुल हक ने सबसे पहले मानव विकास सूचकांक तैयार किया था, जिसमें अपने देश के अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन और ये लोग उसमें सहयोग किए थे। ठीक, किसने जारी किया पहला मानव विकास सूचकांक? उसने उसका कंसेप्ट दिया था, इंडेक्स तैयार किया कई लोगों ने मिलकर, जैसे अमर्त्य सेन हो गए, 1-2 लोग और थे। तो 1990 में पहला मानव विकास सूचकांक कब आया? 1900 मानव विकास रिपोर्ट आई। मानव विकास रिपोर्ट में ही मानव विकास सूचकांक का उल्लेख रहता है। ठीक, मानव विकास सूचकांक आया। जैसे हम लोग पढ़ेंगे 8वीं पंचवर्षीय योजना में भारत में मानव विकास को प्राथमिकता दी गई थी। उसका जब प्रमुख ऑब्जेक्टिव देखोगे कि 8वीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख लक्ष्य क्या था, तो उसमें पाओगे मानव विकास सूचकांक ना। तो 1990 में मानव विकास सूचकांक का कंसेप्ट दिया। उसमें उन्होंने माना कि इसमें 3 इंडिकेटर मुख्य रूप से माने गए। उसमें उन्होंने रखा शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन का स्तर।